स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे टाइटल भी है, यूनिट 2 चैप्टर 1, अकाउंटिंग फॉर हेल्थ केयर सर्विस, अकाउंटिंग फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर में बेसिकली सब कुछ आ जाता है। हेल्थ केयर में मेडिकल, पैरामेडिकल, ठीक है, से लेके जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है सर्विस सेक्टर के अंदर, वो सबके सब किस में आ जाती है? हेल्थ केयर सर्विसेज के हेड में आ जाएगी। ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा थियरी रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा। देखो क्या बोला है, हेल्थ केयर हैज बिकम द वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर बोथ इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट के टर्म में अगर हम बात करें रेवेन्यू की या एम्प्लॉयमेंट की, दोनों के लिए ही ये क्या है, हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर comprises hospital, medical devices, clinical trials, outsourcing, telemedicines, medical tourism, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसमें से ये बहुत सारे जो वर्ड्स है इनके मीनिंग तो आपको पता होंगे, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो इसमें से देखो, हॉस्पिटल्स के बारे में सब जानते हैं, ठीक है ना। मेडिकल डिवाइसेस जैसे एक्सरे मशीन हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली किसके लिए होते हैं? ये जो चेकअप वगैरह होते हैं उनको हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद आता है आउटसोर्सिंग टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म में अभी बेसिकली ये कोरोना के बाद थोड़ा उसमें एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, नया नहीं बोल सकते बट ये ज्यादा अभी लोगों को हाईलाइट हो रहा है। इसमें क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग क्या है, बाहर जाते हैं, यात्रा करते हैं इलाज करवाने के लिए। जनरली पहले सिर्फ कैंसर और ब्रेन ट्यूमर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी होती थी तब लोग जाते थे फॉरेन में इलाज करवाने, टूरिज्म करते थे। ऐसा अभी मेडिकल टूरिज्म एक कंसेप्ट है, बिजनेस भी है। हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना, मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ ब्रिस्क पेस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथनिंग कवरेज सर्विस एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर बाय द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स। अब हो क्या रहा है इंडिया के अंदर, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, ठीक है ना, पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो इंडिविजुअल्स है और गवर्नमेंट है, वो लोग क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, मजबूत होते जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा तेजी से पेस, ब्रिस्क पेस से क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज कैटेगराइज इनटू टू मेजर कंपोनेंट। तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है पब्लिक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन, दूसरा है प्राइवेट, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड in other words public healthcare system comprises limited secondary and tertiary केयर इंस्टीट्यूशन इन द की सिटीज। की सिटीज मतलब जो मेन सिटीज होती है, बड़ी सिटी, उसमें है ना जो सेकेंडरी और टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो हॉस्पिटल्स बड़े वाले वो होते हैं, और मेन फोकस उनका कहाँ होता है, एंड फोकसेस ऑन द प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज यानी हम बोल सकते हैं ग्रामीण विस्तारों के अंदर, जो पिछड़े विस्तार होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। और बड़े और जो टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे अभी मान लो अपना एसएसजी हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल हो गया, ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये मेजर सिटीज में होते हैं, की सिटीज में होते हैं। जबकि इसका अपोजिट होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड ओनली मेजोरिटी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइवेट सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी जो केयर इंस्टीट्यूशन है
उन पे मेजर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ठीक है, और वो भी मेट्रो सिटीज के अंदर, टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज कौन कौन सी होती है, जैसे अपनी सिटी है, आनंद हो गया, मुंबई आनंद हो गया, वडोदरा हो गया, इन सिटीज को अपन बोल सकते हैं टीयर 1 टीयर 2 मेट्रो सिटीज, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू, ठीक है। और भी है इसके बारे में थोड़ा। इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन द लार्ज पूल ऑफ द वेल ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल। अब इंडिया को एक एडवांटेज ये है कि इंडिया के अंदर जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं ना, एक तो वो लार्ज स्केल पे है, और दूसरा कैसा है, लार्ज स्केल पे होने के साथ साथ इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव बहुत है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बहुत है। आगे और क्या बोला, देखो, इंडिया इज ऑल्सो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, इंडिया एकदम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। अगर अदर कंट्रीज का आप कंपेरिजन करो तो इंडिया में इलाज सस्ता है, ठीक है। आगे और क्या बोला, देखो, इट्स पियर एशियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज और अपनी जो एशियन कंट्रीज है पड़ोसी, उनके साथ अगर अपन कंपैरिजन करें तो इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छी है। द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन इंडिया इज 1/9 ऑफ द यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप। अगर हम वेस्टर्न यूरोप और अगर यूएस यानी अमेरिका से कंपैरिजन करें, ठीक है, तो इंडिया की जो सर्जरी की कॉस्ट है, जस्ट एक एग्जांपल दिया है, कॉस्ट ऑफ सर्जरी कितनी है, 1/9 है। यानी अगर वहां पे 90 रुपए लगते होंगे तो इंडिया में ओनली 90 के सामने कितना लगता है, 9 रुपए लगते होंगे, 1/9 बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, 9 रुपए का एक हिस्सा। वहां 9 रुपए लगते होंगे तो इंडिया में 1 रुपया लगता है सर्जरी का, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तक अपना एक ओवरव्यू था कि भाई हेल्थ केयर सेक्टर जो है बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टर्सरी या सर्विस सेक्टर के अंदर। इसके लिए उसके अकाउंटिंग के लिए अपन इतना पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अब आता है रिसेंट अपडेट, इसके ऊपर से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आप लोगों से, इसलिए आपको याद रखना है कि क्या क्या रिसेंटली अपडेट हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। वन बाय वन वापस से अपन एक बार रिफर कर लेते हैं, की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं मैं, आप मटेरियल में हाईलाइट कर लेना। सबसे पहले देखो क्या बोला है, हेल्थ केयर हैज बिकम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर इन बोथ टर्म्स रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग द 2008 टू 22, 2008 से लेकर अगर अब 2022 तक का अगर हम देखें, मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड एट CAGR, ठीक है, ऑफ 16.28%, ठीक है। तो यहाँ पर एक एस्टिमेट है कि जो रेवेन्यू है इस सेक्टर से मिलने वाली जो ग्रोथ रेट है, रेवेन्यू का ग्रोथ रेट है, वो कितना होने वाला है, 16.28 के आसपास। The total industry size is expected to touch US dollar 372 billion by 2022, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेटेड डेटा है, ठीक है, तो याद रहे ना रहे, ठीक है। बट 2022 तक इंडस्ट्री कितने रुपए की हो जाएगी, ये पूरी इंडस्ट्री 372 बिलियन डॉलर में, ठीक है ना। आगे और बताया इसके बारे में, देखो, इंडियन कंपनीज आर एंटरिंग इनटू द मर्जर एंड एक्विजिशन। इंडियन इंडस्ट्रीज जो है, इंडियन मेडिकल इंडस्ट्रीज या जो भी हम बोल सकते हैं हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, उनका क्या हो रहा है, या तो मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है विद द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन कंपनीज, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज के साथ, टू डिराइव द ग्रोथ एंड द गेन ऑफ द न्यू मार्केट, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी अगर हम बात करें रिसेंटली, तो बड़ी बड़ी जितनी भी इंडिया की इंस्टीट्यूशंस है और जो फॉरेन की इंस्टीट्यूशन है, वो आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, मिल रही है। या तो कोई बड़ी फर्म छोटी फर्म को एक का एक्विजिशन कर लेती है, पिछले टर्म में आपने पढ़ा था पार्टनरशिप के मर्जर और एक्विजिशन के बारे में, सेम ये कंसेप्ट यहाँ पे भी है। लेकिन जब भी मर्जर और एक्विजिशन होता है तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो इंडियन कंपनीज को ये बेनिफिट हो रहा है, इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर और पूरे के पूरे जो बोल सकते हो इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट मिलता है इसका। द हॉस्पिटल इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंटिंग 80% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर मार्केट। तो इंडिया का जो टोटल हेल्थ केयर मार्केट है उसमें से 80% तो सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज ने घेरा हुआ है। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में सिर्फ हॉस्पिटल नहीं आते, स्पा सलून जो मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाले जो होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं इसके अंदर पूरा, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे मोटे आयुष संस्थान होते हैं, दवाइयों की दुकानें हो गई, ठीक है ना, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। बट यहाँ पर मेजर शेयर किसका है, 80% शेयर हॉस्पिटल इंडस्ट्री का है, याद रखना ये चीज। हेल्थ केयर मार्केट के अंदर इज विटनेसिंग द ह्यूज इन्वेस्टर
डिमांड फ्रॉम द ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जिसके कारण बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, यानी पूरे दुनिया में से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा लगाने वाले, और जो इंडियन इन्वेस्टर है वो ज्यादा से ज्यादा किसमें पैसा लगा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। द हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच डॉलर 132 बिलियन बाय 2023। हॉस्पिटल इंडस्ट्री इंडिया में कितनी हो जाएगी, 132 बिलियन डॉलर जितनी, फ्रॉम 61.8 बिलियन इन 2017। 2017 में इसका जो एस्टिमेट नेटवर्क था, ठीक है, वो कितना था, 61.8, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री का, हॉस्पिटल इंडस्ट्री का जो बोल सकते हो शेयर था टोटल हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, वो 61.8 बिलियन था। वो इंक्रीज होकर कितना एक्सपेक्टेड है, कितना बढ़ जाएगा 2023 में, 132 बिलियन, ग्रोइंग एट द ग्रोथ रेट ऑफ 16 और 17, 16 और 17% का ग्रोथ रेट है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर हमको एक चीज ये भी पता चल गई कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है, ठीक है, और सबसे बड़ा शेयर कंट्रीब्यूशन भी उन्हीं का है, 80% जितना शेयर है। इंडियन मेडिकल टूरिज्म मार्केट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 18%। याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मेडिकल टूरिज्म चल रहा है आजकल, जिसमें लोग ट्रीटमेंट करवाने बाहर जाते हैं, ठीक है, तो ये मेडिकल टूरिज्म भी क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है 18%, एज एक्सपेक्टेड टू रीच $9 बिलियन बाय 2022, ठीक है, सॉरी 2020 तक ये कितना हो गया था, 9 बिलियन। द वैल्यू ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन deals in a hospital sector jumped at record of 155%, rupees 7,615 करोड़। अगर यूएस डॉलर में बिलियन में देखना है तो 1.909 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 19। तो यहाँ पर हमको एक चीज और यहाँ पे डेटा बताया है कि जो मर्जर और एक्विजिशन हुआ है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो कितने करोड़ का हुआ है, वो हुआ है 7,615 करोड़ रुपए का मर्जर और एक्विजिशन हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई है, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों को अपने अंदर एक्विजिशन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आयुष्मान भारत के बारे में बताया है, ठीक है ना, देख लेते हैं इस योजना के बारे में। पॉइंट नंबर 7, द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबको इसका नाम याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ये है द आयुष्मान भारत, ठीक है, और योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शॉर्ट में इसका नेम है PMJAY, द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम टारगेटिंग मोर देन 50 मिलियन बेनिफिशियरी। तो ये याद रखना आप सब लोग कि इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड, यानी जिसमें पूरा के पूरा पैसा गवर्नमेंट का लगा है, ऐसी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम कौन सी है, तो ये वाली है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, ठीक है, और इसका टारगेट है कि 500 मिलियन बेनिफिशियरी, 500 मिलियन यानी मिलियन में 6 जीरो होते हैं, लगा देना 6 जीरो 500 के पीछे, ठीक है ना। तो 50 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिले, उसके लिए ये योजना लाए हैं। वॉज एलोटेड रुपीज 6,400 करोड़, कितना फंड अलॉट किया है, 6,400 करोड़। अगर यूएस डॉलर में देखोगे तो 800, सॉरी कितना, 887 पॉइंट, एक मिनट, 887.04 मिलियन अंडर द यूनियन बजट 1920। ये 19-20 का बजट था, उसमें इतना फंड उनको अलॉट किया था। फर्दर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, ठीक है ना, 69,000 करोड़ outlay for the healthcare sector, the inclusive 64,000 करोड़ for प्रधानमंत्री जन आरोग्य इन जन आरोग्य योजना इन यूनियन बजट 2020-21। तो ये देखो उसका बजट इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया है 2020 और 21 में, 64,000 करोड़ का, ठीक है। तो ये डेटा थोड़े याद रख लेना, योजना का नाम याद रख लेना, और कितना टारगेट, कितने लोगों को टारगेट किया है पॉपुलेशन में से वो याद रख लेना, 500 मिलियन, ठीक है। आगे जा रहे हैं अपन।
अब देखो यहाँ पे, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेटिंग अप द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, तो अब ये जो यूनियन है, यूनियन कैबिनेट का मतलब होता है अपने यहाँ दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर एक कमीशन, सॉरी एक मिशन स्टैब्लिश किया है, उसका नाम है एनएनएम। यहाँ पे गलती से एनएमएम छप गया है, वो है एनएनएम, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, विद द 3 ईयर बजट, 3 साल के लिए, और उसका बजट कितना है 3 साल का, 9,046 करोड़। ठीक है, टू मॉनिटर एंड सुपरविजन फिक्सिंग द टारगेट एंड गाइड द न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशन अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज। ठीक है ना, तो ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, मतलब कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबको पोषण युक्त आहार मिले, अच्छा खाना मिले, ठीक है, न्यूट्रिशनल फूड मिले, इसके लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्टैब्लिश किया है। ठीक है, ये सब हेल्थ केयर से रिलेटेड है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। फिर आएगा एक स्लोगन है, देखो, टीबी हारेगा देश जीतेगा। कैंपेनिंग हैज बीन लॉन्च टू रिलीज द कमिटमेंट टू द एंड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। अब देखो 2025 तक देश के अंदर से, देखो जैसे अभी पोलियो को 40 साल में हमने खत्म कर दिया जड़ से। पोलियो एक बीमारी थी जिसमें आपने सुना होगा, पल्स पोलियो के वो टीके पिलाते थे बच्चों को, एवरी संडे अमिताभ बच्चन ऐड करता था। ऐसी एक बीमारी है जिसका नाम होता है पूरा ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। ठीक है, जिसमें इंसान को क्या होता है, पतला होते जाता है और खांसी आती है, खांसी के साथ गले से खून निकलता है। तो ये एक बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है, वायरस, सॉरी हाँ बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक स्लोगन दे दिया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, एक कैंपेन चालू किया है, और ऐसा कमिटमेंट दिया है गवर्नमेंट ने कि 2025 तक हम इसको अपने कंट्री में से ये बीमारी को खत्म कर देंगे। अब आता है नेशनल टेली मेडिसिन सर्विसेज कंप्लीट मोर देन 2 लाख टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स सिंस इट्स लॉन्च, enabling the patient to doctor consultant from the confined their home as well as डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन। अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, यहाँ पर दो टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है, डॉक्टर टू डॉक्टर एंड डॉक्टर टू पेशेंट। समझो इस बात को, यहाँ पे दो टाइप का कम्युनिकेशन है। क्यों, कभी कभी डॉक्टर को भी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है और कभी कभी डॉक्टर को पेशेंट से भी कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और ये चीज क्या है, अभी कोरोना में ज्यादा बूस्ट अप हुई है। कोरोना में क्या हो गया था, सब लोग कन्फाइन हो गए थे, कन्फाइनमेंट होने का मतलब सब लोग घर में बंद हो गए थे। ठीक है, अब जब ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसा वायरल डिजीज है जिसमें इंसान बाहर नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हम अपने घर पे बैठे बैठे टेली कम्युनिकेशन के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैट के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, टेली मेडिसिन सर्विसेज। तो ये 2 लाख तक रीच हुई थी अभी और ग्रो हो रही है। 11th पॉइंट है अपना, इन अप्रैल 22 फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब इन ऑफ द कंट्री नेमली मोबाइल BSL-3 VDRL लैब। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर याद रखना, शायद आ जाए ये तुम लोगों को एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये अप्रैल 2022 में जब कोविड-19 का सिचुएशन था और सब लोग जो क्वारंटाइन फेस कर रहे थे, उस सिचुएशन में लोग अपने सैंपल किस तरीके से चेक करवाने के लिए लैब में भेजे, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी गवर्नमेंट के सामने। तो गवर्नमेंट ने मोबाइल लैब, मोबाइल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, मोबाइल लैब मतलब ना मोबाइल फोन वाला नहीं, मोबाइल का मतलब होता है ऐसी लैब जो एक वैन जैसी होती है, एक बस जैसी होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये मोबाइल लैब उन लोगों ने स्टार्ट की थी। ठीक है, फर्स्ट लॉन्च की थी, तो ये याद रखना अप्रैल 2022 में, सॉरी अप्रैल 2020 में। विच कैन बी प्रोसेस मोर देन 1000 सैंपल इन अ डे, जो एक दिन में कम से कम कितना सैंपल इकट्ठा करती थी घर घर जाके, या सोसाइटी सोसाइटी या रोड बाय रोड, एक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के 1000 जितने सैंपल एक दिन में इकट्ठा करती थी। एंड इनहेंस द कंट्री कैपेबिलिटीज ऑफ फाइटिंग कोविड-19, और कोविड-19 के सामने लड़ने से कंट्री को हेल्प कर रही थी, कैपेबल बना रही थी। ये जितने भी ये रिसेंट अपडेट है उसका डेटा कहाँ से लिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार रिफर कर लेना, सबके सब डेटा जो है ऑथेंटिक है। ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट्स और ऑफिशियल सोर्सेज से लिया हुआ है। अब ये तो हो गया अपना हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर सेक्टर का इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद अपन लोगों ने हेल्थ केयर के बारे में जो रिसेंट अपडेट्स थी वो हम लोगों ने देख ली। अब हम उसके आगे जाते हैं।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मार्केट साइज कि भाई हेल्थ केयर का मार्केट साइज क्या है, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें अपने कंट्री की। ठीक है, क्योंकि अपन अकाउंट के स्टूडेंट है, अपन को देखना तो पड़ेगा ना कि जिस सेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो उसका हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। तो देखो लिखा है, द हेल्थ केयर मार्केट कैन बी इंक्रीज थ्री फोल्ड, 3 गुना बढ़ चुका है वो। ठीक है, टू रुपीज 8.6 ट्रिलियन, ठीक है ना, बाय 2022। 2022 तक वो कितना हो चुका है, 8.6 ट्रिलियन। ठीक है ना, ट्रिलियन का मतलब क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 ठीक है ना। मिलियन में 10 लाख होते हैं, बिलियन में 100 लाख होते हैं, 1000 लाख बोल सकते हो आप, इसके पीछे लगा देंगे 8.6 के पीछे तो ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक अमाउंट है 8.3 ट्रिलियन। ठीक है ना, तो इतना बड़ा मार्केट शेयर है इसका, हेल्थ केयर सेक्टर का, हेल्थ केयर मार्केट। ठीक है ना, देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्कोप ऑफ द इनहेंसिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज कंसिडरिंग द हेल्थ केयर स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज रेजिंग। तो अब देखो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करा है इन लोगों ने कि हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे जैसे हमारे यहाँ इंक्रीज हो रही है, उसका जो स्कोप है जैसे जैसे बढ़ रहा है, अपनी जीडीपी में उसका परसेंटेज शेयर भी राइज हो रहा है। ठीक है, रूरल इंडिया की बात करें अगर, गांव की, विच अकाउंट ओवर द 70% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम गांव की बात करें, और गांव में हम जानते हैं कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन अभी भी, नियरली 70%, आप 70 नहीं बोल सकते हैं, ये तो ओल्ड डेटा है, पर नियरली 70% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहता है, इज सेट इमर्ज विद द पोटेंशियल डिमांड ऑफ द सोर्सेस। ठीक है, जो क्या है कंटिन्यूअसली ये जो हेल्थ केयर सेक्टर की जो पोटेंशियल डिमांड है उससे इमर्ज हो रहा है, जुड़ते जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर आप आज की मैं एक एग्जांपल के लिए बात बताऊं कि मे भी पढ़ाते हैं अपन बच्चों को, तो आगे जब 11th 12th क्लियर हो जाता है बच्चों का, 10th क्लियर हो जाता है, तो मैं भी पूछता हूँ क्या करेंगे, तो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स या लड़कियां स्पेशली इंटरेस्ट दिखाती है नर्सिंग के लिए, लड़के भी इंटरेस्ट दिखाते हैं नर्सिंग के लिए। ठीक है, पैरामेडिकल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, या फिर फार्मेसी वगैरह के लिए। तो हम देख रहे हैं कि शहर तो शहर और गांव तो गांव, हर जगह है ना आजकल जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा किसमें पोटेंशियल देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए देखो या और भी किसी पर्पस के लिए देखो, तो वो मेडिकल सेक्टर से या बोल सकते हैं मेडिकल इंडस्ट्री या अपना हेल्थ केयर मार्केट से जुड़ते जा रहे हैं। आगे और क्या बोला देखो, 2017 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड ग्रांट इन एड, ग्रांटेड एड का मतलब होता है सहायता, सरकारी सहायता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करवाया था सेटिंग अप आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पढ़ाई कर सके लोग मेडिकल सेक्टर के लिए, उसके लिए आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वो भी गवर्नमेंट ने हेल्प कर, जैसे आपकी एमएस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट की तरफ से यूजीसी जो होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो कैसा ग्रांट इन एड देती है। ठीक है, उस तरीके से गवर्नमेंट भी यहाँ ग्रांट इन एड दे रही है किसको, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और कहाँ कहाँ पे है वो, अलग अलग स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। अब हम मेन बात करें एफडीआई की। ठीक है, मार्केट शेयर तो हमने देख लिया क्या है, अब आता है एफडीआई। एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप बहुत बार जान चुके हो, इसके बारे में पढ़ा भी होगा शायद। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो वापिस समझ लो। देखो, अपने इंडिया में जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो इतना इनफ नहीं होता जिससे हमारा सारा काम पूरा हो जाए, तो कई बार हम लोगों को कैपिटल क्या करना पड़ता है, बाहर से अट्रैक्ट करके लाना पड़ता है। ठीक है, तो दो तरीके से आता है, एक एफआईआई से आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से, और एक आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू फॉरेन का कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन या बैंक डायरेक्ट इंडिया में क्या कर सकता है, कोई भी बिजनेस में पैसा लगा सकता है, उसको बोलते हैं एफडीआई। द हॉस्पिटल एंड द डायग्नोसिस सेंटर्स, ठीक है, हॉस्पिटल या डायग्नोसिस सेंटर जैसे लैब वगैरह होती है, अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट एफडीआई वर्थ ऑफ यूएस डॉलर 4.99 बिलियन बिटवीन अप्रैल 2000 टू दिसंबर 2017। ठीक है, तो अप्रैल 2000 से लेके दिसंबर 2007 तक 4.99 बिलियन जितना यूएस डॉलर में एफडीआई इंडिया में आया है। इसका मतलब यूएस मतलब अमेरिका से नहीं आया, पूरे वर्ल्ड में से इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, पर डॉलर में दिया है वो डेटा, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डीआईपीपी, ये उन्होंने बताया था। ठीक है,
तो एफडीआई, हम ये भी बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़े लार्ज स्केल पे एफडीआई आया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना वो आपके पढ़ने के लिए है। ठीक है, अब वो थोड़ा जनरल है, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दिया है वो अपने काम का, मेरे मेरे को नहीं लगता कि इतना है, फिर भी आप उसको पढ़ो। कल के दिन में मुझे इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछना मेरे से कि सर ये स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। ठीक है, पढ़ना आपका काम है अभी। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री से इंडिया को क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो देखेंगे हम। तो देखो, एडवांटेजेस टू इंडिया, सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग डिमांड, राइजिंग इनकम, ग्रेटर हेल्थ अवेयरनेस, लाइफस्टाइल डिजीज एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टू द इंश्योरेंस विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ। तो ये सब ग्रोथ के बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या देखो, डिमांड स्ट्रांग हो चुकी है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है, जिसके कारण हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों का लाइफस्टाइल सुधरा है, डिजीज कम हुए हैं, इंक्रीजिंग एक्सेस टू इंश्योरेंस, लोग इंश्योरेंस लेते हैं आजकल, बीमा करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये सब ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूटर है। ये सब चीजें किसी भी कंट्री की ग्रोथ को क्या करती है, आगे बढ़ाती है, ग्रोथ रेट को इंक्रीज करती है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ये सब ग्रोथ के, और ये सब इंडिया के लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो ये सब चीजें इंडिया में पॉजिटिव इफेक्ट करेगी। अगला आता है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इंडिया के लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेट टू राइज, बेनिफिटिंग बोथ हार्ड हॉस्पिटल एंड सॉफ्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या बोला है, हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है जो भी, उसके अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे दो लोगों को बेनिफिट होगा। हेल्थ केयर के अंदर हार्ड और सॉफ्ट दो साइड होती है। हार्ड यानी हॉस्पिटल्स को भी बेनिफिट होगा, और सॉफ्ट साइड जो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो यहाँ एक साथ दो चीजें हो रही है। ठीक है ना। अब आता है अगला एडवांटेज इंडिया को, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये हेडिंग है। क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ होने से इंडिया को एक बेनिफिट ये है कि भाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत इंप्रूव हो गई है। अपने यहाँ हेल्थ केयर की सर्विसेज, पहले अपने यहाँ से लोग बाहर इलाज कराने जाते थे, अब फॉरेन के लोग आजकल अपने इलाज करवाने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, और होता है ऐसा, कुछ कुछ डिजीज होते हैं जिसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, बट कुछ के लिए लोग इंडिया में आते हैं थेरेपी वगैरह करवाने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज पूल ऑफ वेल ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल, इसका सबसे बड़ा लिवरेज ये है अपने पास कि अपने पास बहुत लार्ज स्केल में, बहुत ही बड़े पैमाने पे वेल ट्रेन, अच्छे से ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स है। ठीक है, अगला आता है पॉलिसी एंड सपोर्ट। अपने यहाँ की पॉलिसीज कैसी है, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लॉज है, वो थोड़े बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखो, पॉलिसी सपोर्ट इन द फॉर्म रिड्यूस द एक्सरसाइज, ठीक है, कस्टम ड्यूटी एंड एग्जम्पशन ऑफ द सर्विस टैक्स। मेडिकल इक्विपमेंट हम लोग बाहर से मंगाते हैं इलाज करने के लिए, जो भी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, साधन होते हैं, उन पे कम कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी कम हो जाती है। ठीक है, कई कई बार सर्विस टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है। ये सब बेनिफिट जब हेल्थ केयर सेक्टर को मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर के टॉवर्ड्स गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना बहुत सपोर्टिव है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, जिससे हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। तो ये सब है इंडिया के लिए एडवांटेजेस। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन, सर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन कौन है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन कौन है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बताया है हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में कौन कौन आते हैं, देखो कौन कौन हॉस्पिटल है। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर टू द इल इंजर्ड पीपल, जो लोग घायल है, इंजर्ड है, जो बीमार है, उनकी केयर करने वाले, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाले इंस्टीट्यूशन को आप हॉस्पिटल बोल सकते हो। दूसरा, हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं, डायग्नोसिस होता है, हेल्थ केयर इक्विपमेंट होते हैं टू ट्रीट द पेशेंट्स, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो ये दो चीजें जहां होगी ना, वो चीज, वो जगह क्या हो सकती है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल की डेफिनेशन होगी। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर के जितने भी प्रोवाइडर है उसमें सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, हॉस्पिटल। द स्टेट, गवर्नमेंट का, राज्य का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया है। चैरिटीज एंड इंडिविजुअल
and corporate body are funding and managing them either profit for non profit purpose। तो प्रॉफिट के लिए या नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए कौन कौन? कंपनी यानी कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल यानी कोई इंसान, चैरिटी यानी कोई ट्रस्ट, और या तो कोई स्टेट यानी कोई सरकार क्या करती है? फंड करती है, पैसा लगाती है और मैनेज करती है हॉस्पिटल्स को, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए या बिना प्रॉफिट के पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हॉस्पिटल्स। ठीक है ना, सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगला आता है नर्सिंग होम्स। अब ये हॉस्पिटल से थोड़े छोटे होते हैं, पता है ना, आप लोग भी कई कई बार नर्सिंग होम में एडमिट हुए होंगे जिसमें आप लोगों को बॉटल वगैरह चढ़ाई होगी। तो देखो लिखा है दोस प्रोवाइड स्किल्ड इंटरमीडिएट एंड लेस इंटेंसिव हेल्थ केयर। ठीक है ना, मैनेजमेंट एंड फंडिंग ऑफ अबाउ एंटिटी आर प्रोप्राइटरी इन नेचर। जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं, जिसको बोलते हैं एक ही व्यक्ति उसका मालिक होता है, ऐसे प्रोप्राइटर के फंडिंग से और उनसे मैनेज करने वाले लेस यानी कम इंटेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज को क्या बोलते हैं अपन? नर्सिंग होम। हॉस्पिटल से छोटे बेसिकली अगर हम बोले तो। अब आता है इंडिविजुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब इंडिविजुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? डॉक्टर्स। इंडिविजुअल मतलब अलग, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी एक अकेला, इंडिविजुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। दे आर जनरली सिंगल और इन अ ग्रुप practicing variety of discipline। ठीक है, दे ऑपरेट थ्रू क्लिनिक, इमरजेंसी केयर फैसिलिटी, लेबोरेटरीज, सर्जरी सेंटर्स एंड अदर एम्बुलरी केयर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं या डेंटल क्लिनिक होते हैं या आई केयर क्लिनिक होते हैं, फिर कहीं ऐसा लिखा हुआ भी आपने पढ़ा होगा चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इंडिविजुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, क्लिनिक के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है, इमरजेंसी केयर फैसिलिटी चला रहे हैं, लेबोरेटरी चला रहे हैं, सर्जिकल सेंटर चला रहे हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी करते हैं वो छोटी मोटी, ऐसा। तो ये ना ज्यादा बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना ये बड़े नर्सिंग होम होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स वगैरह हो सकते हैं। फिर आता है ड्रग एंड अल्कोहल रिहेबिलिटेशन सेंटर। अब ये ड्रग और अल्कोहल रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, नशा मुक्ति केंद्र बोला जाता है इनको हिंदी में, गुजराती में भी वही बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो लोगों को अल्कोहल या ड्रग वगैरह का एडिक्शन हो जाता है उनको छुड़वाने के लिए ये होते हैं। जनरली देखो क्या होते हैं, मैनेज बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह से मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, और इनको थोड़ा मिशनरी स्पिरिट, प्रोग्राम विद मिशनरी स्पिरिट। ठीक है, इसमें मतलब कभी कभी क्या होते हैं जो अपने क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियन लोग, ठीक है, इनका भी ये प्रोग्राम चलते हैं या अपने मंदिर और ट्रस्ट वगैरह भी इनको चला रहे होते हैं, तो इनको मिशनरी स्पिरिट भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम विद मिशनरी स्पिरिट, कि एक मिशन लेके चल रहे हैं, एक उन्होंने धार लिया है कि भाई समाज में से नशा खत्म करना है। अगला क्या है देखो, ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन ए मेडिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो देखो दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना ये जो ऑर्गेनाइज इंगेज मेडिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट होता है ना, इसको कौन गवर्न कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, ठीक है, कि हर स्टेट की कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि हर स्टेट को ये काम करना पड़ता है कि अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए एक बेसिक मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना पड़ती है। ठीक है, इट कॉस्ट बर्न आउट ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज, जिसका खर्चा क्या होता है? जनता ही उठाती है। सम एनजीओ आर आल्सो प्रोवाइडेड सच काइंड ऑफ सर्विसेज, जिसके लिए कुछ एनजीओ भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ वडोदरा में, अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो आजू बाजू के विस्तार में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक है। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक फेमस है बहुत, ठीक है ना, वो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट जो है आपकी, तो वहां पर वो लोग वो चलाते हैं। ये अपने यहाँ पर वडोदरा में भी छोटे छोटे ऐसे आशा घर या मोहल्ला क्लिनिक जैसे टाइप छोटे मोटे बीएमसी जो कॉर्पोरेशन रन करती है वो होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो ये एक तरीके की संस्था है, ठीक है। दे आर कीन टू इम्प्रूव द मेडिकल टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। कंट्री के अंदर लगातार ये लोग रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे हम अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इम्प्रूव करें। ठीक है, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी को कंट्री के अंदर इम्प्रूव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बोलते हैं बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। दे हेल्प
इंडिजीनियस ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड मेक देम अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट। वो ट्राई करते हैं कि भाई जैसे अभी वैक्सीन बनाया वो भारत बायोटेक ने, ठीक है, ऐसे बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती है, जैसे भारत बायोटेक था, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, मेरे को नाम तो अभी याद नहीं आएंगे, बट होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट फंडेड भी होती है, प्राइवेट भी होती है, कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते हैं कि जो इंडिजीनियस यानी भारतीय विश्व में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी है भारत की, इंडिजीनियस ग्लोबल टेक्नोलॉजी, उसको इम्प्रूव करें, ठीक है, और सबके लिए अवेलेबल करवाए बहुत कम कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये थे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। अभी और है थोड़े। अब है 7वें नंबर पे पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये ट्रेनिंग देने का काम करते हैं कंट्री के अंदर। अब देखो इसमें क्या बताया, हेल्थ पहला लिखा है ए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक हेल्थ इन द कंट्री। सबसे पहला इनका जो पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, इनका सबसे पहला काम क्या है कि कंट्री के अंदर लोगों की हेल्थ को क्या करो, इम्प्रूव करो, क्वालिटी ऑफ हेल्थ। दूसरा, टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, एंड सी, टू इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल सेक्टर। डी, adopt the lesson from the developing countries such as Sri Lanka and Malaysia as well as developed countries like Germany and Canada, ठीक है। तो पता चल गया ना ये क्या है, पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंटिन्यूसली लोगों को जो पैरामेडिकल सर्विस दे रहे हैं, जो मेडिकल सर्विस दे रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे प्रोफेशनल्स को कंटिन्यूली ट्रेनिंग देते हैं ये, और उनके मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। अगला आता है होम फॉर एजेड एंड दोज नीडेड कंटिन्यू केयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, देखो ओल्ड एज होम की बात की है, कई बार कुछ वृद्ध होते हैं जिनके कोई टेक केयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उनको जरूरत है मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, उनके लिए दे आर प्रोवाइडिंग फूड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड हेल्थ केयर टू दोज एजेड पीपल, एजेड मतलब बूढ़े लोग, ठीक है, दोज नीडिंग कंटिन्यूइंग केयर, जिनको लगातार सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, केयर की जरूरत है, उनके लिए होता है। उसके बाद आता है मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस, ठीक है। अब देखो, दे प्रोवाइडेड न्यू एरिया ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, आजकल ये बहुत मैंने बताया ना जैसे फेमस है मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस। तो ये क्या करते हैं मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस, ये एक नया एरिया, एक नया डायमेंशन दे रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए, एंड रिस्पॉन्ड टू द रैपिडली चेंजिंग हेल्थ सिनारियो। लगातार जो अपने कंट्री के अंदर हेल्थ सिनारियो बदलता जा रहा है, हेल्थ केयर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, उसको क्या करते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं। दे फैसिलिटेड अपडेटिंग नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो पहले से मेडिकल प्रोफेशनल है एग्जिस्टिंग, उनका नॉलेज अपडेट करते हैं थ्रू कंटिन्यूअली मेडिकल हेल्थ एजुकेशन, उनको कंटिन्यूअली मेडिकल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके। तो ये थे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के अंदर, ठीक है, टोटल 9 थे। एक बार देखना है आपको ये पैम्पलेट के अंदर, नाम याद कर लो, समझ में तो आ ही जाता है नाम से ही, ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी डिटेल में। अब आता है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री के क्या क्या फीचर्स है वो, ठीक है, तो ये फीचर आप पढ़ लेना, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो है बट सिंपल है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, मतलब हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती है, उसके बारे में समझाया है यहाँ पे। वाइडिंग रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आजकल दांत के इलाज से लेके नाखून के इलाज से लेके सब कुछ अवेलेबल है, मतलब वो समझाना चाहते हैं। और सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, पूरे के पूरे सेक्टर की बात की, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात की। फिर लाइफस्टाइल डिजीज, आजकल ह्यूमन लाइफस्टाइल इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि बहुत सारी हम अनहेल्दी चीजें करते हैं, अनहाइजेनिक चीजें करते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया है, ठीक है, उसके बारे में। फिर आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, फिर रोल ऑफ द जनरल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, फिर लेबर इंसेंटिव्स। तो ये एक बार पढ़ना है बैठ के आपको आज, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं आगे डायरेक्ट। तो यहाँ से अपना काम का है, मैं बताऊँ कहाँ से हूँ, यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये आपके सबसे काम की चीज है, आप इसको ध्यान से सुनना। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है।
देखो डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट हो रहे हैं। अब मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जब हम आगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, मतलब बेसिकली अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, शायद तक बैलेंस शीट भी बनाना पड़े, ठीक है। तो जब हम वो बनाएंगे तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या करना है उसमें अपन को। एक मिनट देख लेते हैं, वो कल बनाएंगे, प्रैक्टिकल कल करेंगे सारे, बट आज का काम मैं आपको दे देता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से अगर आप देखो तो ये है फॉर्मेट परफॉर्मा ऑफ डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको अपन, आप तो कर सकते हो, आपकी स्क्रीन में जितना जूम करना है हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जितनी भी इनकम मिलती है ना हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो सारी यहाँ पे कैटेगरी में डालनी पड़ती है। तो इसके लिए वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो याद रखना कितने डिपार्टमेंट है, पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब आईपीडी, भर्ती कर देते हैं ना उसको आईपीडी बोलते हैं। फिर आता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें अपन एक दिन में वो बाहर ट्रीट कर देते हैं केबिन वगैरह में और डिसमिस कर देते हैं। फिर आता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसके अंदर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब होता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से आपका चेकअप होता है ना वो। फिर आता है पैथोलॉजी लैब, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जो पैथोलॉजी लैब होती है जिसमें आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट वगैरह होता है, प्लाज्मा टेस्ट, वो सब। तो ये, और लास्ट है दवाई गोली का डिपार्टमेंट, आपको पता है बेसिकली उसको अपन बोलेंगे फार्मेसी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर जनरली, इसके अलावा भी हो सकता है अगर हॉस्पिटल वाला बनाना चाहे तो, बट ये 5 डिपार्टमेंट सब जगह होते ही है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक परफॉर्मा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट समझना जरूरी है, क्यों, अब बताता हूँ क्यों। देखो यहाँ वर्किंग नोट्स बने हुए, देखो कैलकुलेशन होंगे, तो कौन से हेड में क्या क्या आता है वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, इसलिए अभी पहले समझ लेते हैं उसको, थियोरेटिकली समझ लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल very widely in the service they are offered, therefore the department or wards, department भी बोल सकते हैं और ward भी बोलते हैं, they have are also vary, अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स और वार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग सर्विसेज देते हैं। ईच इज यूजुअली हेडेड बाय द चीफ फिजिशियन, और हर डिपार्टमेंट को एक चीफ फिजिशियन क्या करता है, हेड करता है, चलाता है। दे मे हैव एक्यूट सर्विसेज सच एज इमरजेंसी डिपार्टमेंट, देखो यहाँ तो और भी डिपार्टमेंट बताए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर, बम यूनिट, सर्जरी, अर्जेंट केयर, these may be taken be backup by more specialist units such as emergency department, कार्डियोलॉजी जिसको वो बोलते हैं ना हृदय रोग के लिए जो होता है, ठीक है ना, हार्ट के लिए होता है वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इंटेंसिव केयर यूनिट। आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चर में एक वर्ड सुना है ना, क्या है वो वर्ड, आई सी यू, आज मेरा पेन नहीं चल रहा है यार, आईसीयू, आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। अब इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर ही अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है। देखो कौन कौन सी है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, न्यूटल इंटेंसिव केयर यूनिट, और कार्डियोवास्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट। अब मेहरबानी करके मेरे को इतना डिटेल में मत पूछना क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूं नहीं, बट हाँ आप थोड़ा बहुत गूगल खुद करना, ये इंटेंसिव केयर यूनिट्स के टाइप से इतना पता। और कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है, बेसिकली जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना उसको रखते हैं, ठीक है, वो मेरे को पता है, बाकी के दो के बारे में पढ़ना आप। फिर आता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो बेसिकली दिमाग के लिए होता है। फिर होता है ऑन्कोलॉजी, और उसके बाद ऑब्स्ट्रिशियस एंड गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है ना, गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये स्पेशल केयर यूनिट्स है सारे, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो ये हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। अब हम आगे जाते हैं। अब सम हॉस्पिटल विल हैव आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, कुछ हॉस्पिटल में क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी होता है। अब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है वो देखते हैं। सम विल हैव क्रॉनिक ट्रीटमेंट, ठीक है, क्रॉनिक मतलब समय के आधार पर ट्रीटमेंट, कोई कोई हॉस्पिटल में क्या टाइम के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, टाइम के हिसाब से इन द सेंस देखो क्या लिखा है, यूनिट सच एज द बिहेवियरल हेल्थ सर्विस, डेंटिस्ट्री, ठीक है, डर्मेटोलॉजी,
फिर आता है साइकाइट्रिक वार्ड, रिहैब सर्विसेज एंड फिजिकल थेरेपीज। अब ये क्या होता है देखो समझो, सबसे पहला है बिहेवियरल हेल्थ सर्विसेज। लोगों के पता है आदतें सुधारने के लिए ये एक सर्विसेज होती है, ठीक है। तो जनरली इसमें क्या होता है, थेरेपी दी जाती है। किसी किसी को कोई हैबिट्स रहती है कुछ, जैसे किसी को चोरी करने की हैबिट है, किसी को किसी चीज से डर लगता है, तो ये उनके लिए होता है बिहेवियरल हेल्थ सर्विसेज। फिर आता है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये जो दांत का इलाज करते हैं वो। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ, चमड़ी चमड़ी के रोग होते हैं उसके लिए होता है स्पेशल। तो वो उसके लिए भर्ती हॉस्पिटल में इन पेशेंट नहीं करते, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हो जाता है काम। फिर आता है साइकाइट्रिस्ट वार्ड। साइकाइट्रिस्ट मतलब क्या होता है, जो मानसिक रोगों के लिए जो सलाह करने आते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर आता है रिहैब डिपार्टमेंट, रिहेबिलिटेशन मतलब व्यसन मुक्ति के लिए। फिर फिजिकल थेरेपीज मतलब क्या क्या होता है, जैसे किसी को मांसपेशियों का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या बोलते हैं मांसपेशियों को अपन यार, मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है ना किसी को, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिजिकल थेरेपी मतलब शारीरिक टूट फूट वगैरह जो होती है वो। तो ये था आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये सब आता है, क्योंकि इसमें कभी भी किसी को हॉस्पिटल में बेड अलॉट नहीं करते हैं, बेड की जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में होता है। कॉमन सपोर्ट यूनिट, अगला क्या बोला है, कॉमन सपोर्ट यूनिट इंक्लूड द डिस्पेंसरी, फार्मेसी। डिस्पेंसरी और फार्मेसी का मतलब जहाँ पे दवाइयाँ देते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन सपोर्ट यूनिट। ऐसे बहुत सारे होते हैं देखो। कॉमन सपोर्ट यूनिट में सबसे पहले फार्मेसी आती है, हॉस्पिटल का खुद का गोडाउन होता है या हॉस्पिटल की खुद की फैसिलिटी होती है जिसमें हॉस्पिटल मेडिसिन दे रही है। दूसरा है पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके सैंपल्स लेते हैं वो लोग, यूरिन के, ब्लड के और दूसरी चीजों के ट्रेस, और उससे क्या करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स फाइंड करते हैं और उस पे से आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको फाइंड करने का ट्राई करते हैं। अगला आता है रेडियोलॉजी। आपने देखा होगा ना, जब टूट जाती है हड्डी वगैरह तो एक्सरे वगैरह होता है, या दिमाग के लिए एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, ऐसे अलग अलग जो भी रेडियो वेव से जो भी चेकअप्स होते हैं उसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है, स्पेशल सपोर्ट यूनिट होता है, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। हॉस्पिटल्स के अंदर भी होता है कई बार ये। एंड ऑन द नॉन मेडिकल साइड्स देयर आर ऑफर आर मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। मेडिकल रिकॉर्ड रखते हैं वो लोग, उसका एक डिपार्टमेंट होता है। रिलीज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्लिनिकल इंजीनियरिंग होती है, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, प्लांट ऑप्शंस, ठीक है, डाइनिंग सर्विसेज, कैंटीन वगैरह, और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसको अपन बोल सकते हैं कॉमन सपोर्ट यूनिट्स, ठीक है। और लास्टली आएगा इन पेशेंट यूनिट। आउट पेशेंट और इन पेशेंट क्या होता है वो, तो देखो आउट पेशेंट्स क्या होते हैं, सम पेशेंट गो टू द हॉस्पिटल जस्ट फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, थेरेपी एंड देन लीव द हॉस्पिटल विदाउट स्टेइंग ओवरनाइट। रात को रुके बिना अगर चले गए तो वो पेशेंट कौन से होते हैं, आउट पेशेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में जो पेशेंट रात को हॉस्पिटल में स्टे नहीं करते वो आउट पेशेंट है। और इन पेशेंट्स कौन से होते हैं, वाइल अदर एडमिटेड और स्टे ओवरनाइट, रात को रुक रहे या एडमिट हुए हैं, ठीक है, फॉर अ सेवरल डेज, और एक दिन से ज्यादा दिन के लिए, वीक और मंथ के लिए, उनको हम इन पेशेंट्स बोलते हैं। हॉस्पिटल जनरली आर डायग्नोज फ्रॉम देयर टाइप्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। तो हॉस्पिटल को हम कैसे जान सकते हैं, उनके अलग अलग टाइप की मेडिकल फैसिलिटी के हिसाब से, ठीक है। बाय देयर एबिलिटी टू एडमिट, केयर फॉर द इम्पेशेंट, विश लिस्ट, अदर ऑफन आर डिस्क्राइब एज अ क्लिनिक्स, ठीक है। तो अगर आप हॉस्पिटल के अंदर, अगर मान लो एक एग्जांपल के लिए, अगर कोई ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो पेशेंट्स को एडमिट कर सकता है, ठीक है, उनको इन पेशेंट सर्विसेज दे सकता है पेशेंट को, तो वो हॉस्पिटल है। और अगर सिर्फ ओनली आउट पेशेंट सर्विसेज दे रहा है तो वो क्या है, क्लिनिक है। तो आपको ये याद रखना है, ओनली आउट पेशेंट सर्विस है तो वो क्या है, क्लिनिक। और आउट पेशेंट के साथ इनपेशेंट सर्विस भी दे रहा है, मतलब आईपीडी है उसके अंदर, इम्पेशेंट डिपार्टमेंट है, तो वो फिर क्या है, हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स खत्म। अब आपको क्या करना है, देखो कल हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, कल ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब यूनिट नहीं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा यूनिट का। फिर टॉपिक नंबर 2 चालू होगा जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए है। वो मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया था वैसे तो, जो बच्चे रेगुलर आ रहे थे, जय, रेशु, अंकिता, उत्सव, इन लोगों को करवाया था।
बट ये वापस से करवा देंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है परफॉर्मा ऑफ डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट फॉर हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश, जो भी ईयर के लिए आप बनाओगे, ठीक है। बैलेंस शीट तो सबकी सेम ही रहती है, पर यहाँ पे मेन चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना। तो जैसे हम होटल के लिए कर रहे थे उसके लिए अलग फॉर्मेट था, इसके लिए अलग फॉर्मेट है, ठीक है ना। पर इसका फॉर्मेट थोड़ा इजी है। चलो देख लेते हैं, एक बार रेफर कर लेते हैं फॉर्मेट में क्या क्या है। तो देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, डिपार्टमेंट सारे अलग अलग होते हैं। इनपेशेंट कौन सा है, जिसमें रूम्स होंगे वो इनपेशेंट, रूम नहीं होंगे वो आउट पेशेंट। रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और जितनी भी रेडियो वेव से ट्रीटमेंट, जिससे भी रेडियो वेव्स वगैरह से डायग्नोसिस होता है मशीनों के थ्रू, उसको हम रेडियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पैथोलॉजी, यानी लैब टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद आता है फार्मेसी, जिसमें मेडिसिन वगैरह बेचते हैं वो। तो ये 5 डिपार्टमेंट की इनकम होती है। देखो लिखा है ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब इन पांचों डिपार्टमेंट के अलावा अगर दूसरा कोई ऐसा अदर डिपार्टमेंट है तो वो अदर इनकम में आएगा। जैसे डोनेशन, दान मिलता है, उसको ये वाले कॉलम में लिखेंगे, इन कॉलम्स में। ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है या कहीं और से। इंटरेस्ट, हॉस्पिटल क्या करता है, अपनी इनकम को कहीं पे इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट के सामने अगर हमको कहीं से ब्याज मिल रहा है, अगर हॉस्पिटल ने कोई कंपनी के शेयर खरीद रखे उस पर डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। डाइटरी सर्विसेज, कई कई बार हम डाइटिंग की सर्विसेज देते हैं, खाना वगैरह हॉस्पिटल से जा रहा होता है, तो वो डाइटरी सर्विसेज हो गया। स्क्रैप सेल्स, हॉस्पिटल में भंगार निकला उसको बेचा तो उससे जो इनकम मिली वो अदर इनकम में आएगी। और रेंटल इनकम एंड पार्किंग फीस, ठीक है। तो रेंटल इनकम एंड पार्किंग फीस क्या होता है, कई कई बार हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस के अंदर आप कोई शॉप दे रहे हो किसी को, या पार्किंग की फैसिलिटी किसी थर्ड पर्सन को दी है, तो पार्किंग की जो भी 5-10 रुपया फीस आ रही है वो हॉस्पिटल की इनकम हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकम का पोर्शन हो जाता है टोटल ये। हाँ, डिविडेंड, ओके। अब डिविडेंड में क्या होगा देवांशी, मेरी बात समझो। सपोज तुम एक हॉस्पिटल चला रही हो, ठीक है। अब हॉस्पिटल भी क्या है, ऐसा नहीं है कि सेवा ही करता है, हॉस्पिटल को भी ग्रोथ करना होता है। आज बहुत साल पहले जब एलेम्बिक हॉस्पिटल चालू हुआ होगा, समझना बहुत ध्यान से, वडोदरा में एक फेमस है एलेम्बिक कंपनी, उसका खुद का एक हॉस्पिटल है, भाईलाल अमीन हॉस्पिटल नाम है हॉस्पिटल का, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल जब स्टार्ट हुआ होगा तो तब वो इतना बड़ा नहीं होगा। अभी वो देखो ना तो इंडिया, सॉरी अपने वडोदरा या गुजरात के टॉप हॉस्पिटल्स में आता है, लोग इलाज करवाने आते हैं वहां पे भी। तो वो स्टार्टिंग में तो इतना ग्रो नहीं करा था उसने, पर जैसे जैसे वो ग्रो करते गया, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो क्या करते गए, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते गए। एलेम्बिक कंपनी के शेयर, या करते हैं ना अपना साइड प्रॉफिट, हर कोई इन्वेस्ट करता है, तो हॉस्पिटल भी करते हैं, हॉस्पिटल का फंड भी करता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी करता है। तो जब आप कोई कंपनी के शेयर लेते हो, उस शेयर पे जो भी आपको प्रॉफिट में शेयर मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, शेयर आप खरीदोगे तो आपको शेयर के सामने जो भी मिलेगा वो डिविडेंड कहलाएगा। आया कंसेप्ट समझ में? हाँ, तो वो इनकम हो जाती है ना हॉस्पिटल की, तो वो अदर इनकम के हेड में आएगी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की इनकम नहीं है, वो बाहर से आ रही है। तो जो भी इनकम डिपार्टमेंट्स में से नहीं आ रही है और बाहर से आ रही है वो सारी अदर इनकम। ये 6 के अलावा भी अगर कोई ऐसी इनकम आ गई कभी एग्जाम में, तो वो अदर इनकम्स के हेड में जाती है, पर बेसिकली है तो हॉस्पिटल की इनकम। तो ये 6 टाइप की इनकम जो है, इनका टोटल मारेंगे अपन, तो अपने को मिलेगा ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम यहाँ तक आती है। ये लाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ मैं। अरे यार, ठीक है चलो। तो ये ग्रॉस ऑपरेटिंग इनकम हो गई, ठीक है। अब इसके नीचे जितनी भी चीजें सब एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है अनलोकेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अनलोकेटेड का मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जो लोकेट नहीं हो सकते, जो आप एक फिक्स, देखो फिक्स नहीं है, जो चीजें फिक्स नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, अनलोकेटेड। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी ये सब फिक्स है, होना ही है, ये वो हर साल होता है। इंटरेस्ट, मान लो हॉस्पिटल बनाया है तो बैंक से लोन लिया है या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर से लोन लिया है, तो उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो वो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, और ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। दिखा ना, अलग डिफरेंस पता चला ना। तो ऐसा है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, अब हॉस्पिटल के अंदर असेट्स होगी तो असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे, उसके फर्नीचर पे, उसकी मशीनरीज पे। फिर आता है रेट एंड टैक्सेस, वो भी फिक्स चार्जेस के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस, हॉस्पिटल ने अपना इंश्योरेंस लिया होगा, फायर इंश्योरेंस या कोई भी, तो फिक्स चार्जेस में। और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑन एसेट, असेट बेचने से जो भी लॉस हुआ वो फिक्स चार्जेस में आता है, उसको यहाँ पे हम लोग फिक्स चार्जेस में डाल देंगे।
और यहाँ पर देखो जो इन सब के अंदर नहीं आता है ना फिक्स चार्जेस के अंदर, वो सब किस में आता है, अनलोकेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें एक वर्किंग बनेगा जिसका नाम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और हॉस्पिटल चलाने के लिए जो खर्चा होता है मैनेजमेंट का उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट, ठीक है, आपका आपका वो स्टेशनरी प्रिंटिंग, ठीक है, आपका पोस्टेज टेलीफोन इंटरनेट, ठीक है, आपका ऑफिस का लोगों का सैलरी वगैरह, किसके बोला मैंने, ऑफिस के लोगों का सैलरी, डिपार्टमेंट की सैलरी उधर जाएगी डिपार्टमेंट वाले में, पर ऑफिस के लोगों की सैलरी वगैरह से किस में जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह में जाएगी। तो पीछे अभी जब मैं टर्न करूंगा ना पेज, तो वहां पे वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट रिफर कर लेना खाली, तो ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसा करना है, ठीक है। बट इतना याद रख लेना, अनलोकेटेड बहुत ध्यान से करना, अनलोकेटेड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का वर्किंग बनेगा, उसके बाद जितना भी रिसर्च और ट्रेनिंग वो तो अलग से दे दिया होता है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। और तीसरा होगा प्रॉपर्टी ऑपरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को संभालने का जो भी खर्चा होता है वो। तो ये इतने टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। ये सब एक्सपेंसेस यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो सारी इनकम का टोटल मारोगे तो यहाँ पे आपको इनकम का टोटल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर सारे एक्सपेंसेस को लिखोगे तो यहाँ पर टोटल आएगा एक्सपेंसेस का, उसमें से माइनस करोगे आप जब, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेस, जिसको पीबीटी बोलते थे, पहले भी निकालते थे ना पीबीटी होटल वाले में, वैसा। और उसमें से अपन इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स का रेट दिए रहते 20%, 10%, 15%, तो जो भी आपका यहाँ पे पीबीटी आएगा ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जो लॉस आएगा तो नहीं गिनना है, लॉस में इनकम टैक्स पे नहीं करते अपन, पर प्रॉफिट आएगा तो इनकम टैक्स जितना भी यहाँ पे होगा ना उसका मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से, तो इनकम टैक्स आ जाएगा, और प्रॉफिट में से इनकम टैक्स लेस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो कल हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये एक तो परफॉर्मा याद करना है, पूरा कंप्लीट बनाना आना ही चाहिए, और ये वर्किंग नोट्स यहाँ पे बना के मैंने रखी हुई है, वो वर्किंग नोट आनी चाहिए, 6 टाइप की, ये 6 वर्किंग नोट्स होनी चाहिए, देखो कंप्लीट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वापस से, वर्किंग नोट के अंदर क्या क्या है देख लो, याद क्या क्या करना है उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, देखो सबसे पहला ये, एक मिनट ये लो हाईलाइटर ले लेते, देखो थोड़ा जूम करता हूँ, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इनकम फ्रॉम आईपीडी, आईपीडी का मतलब मैंने बताया था इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे रूम वगैरह होते हैं ना, भर्ती करते हैं अपन, आपको पता ही होगा, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी को हॉस्पिटल में मिलने गए होंगे, भर्ती होगा तो ये देखो रूम चार्जेस होते हैं वहां पे, याद रखना रूम चार्जेस किस में आएंगे, आईपीडी में, ठीक है ना। अब रूम कौन कौन से होते हैं, जनरल वार्ड के रूम होते हैं, सेमी डिलक्स होता है टीवी और पंखे वाला, फिर होता है डिलक्स, ठीक है, जिसमें एसी और अच्छा वाला बेड रहता है, और एक होता है सुपर डिलक्स, जिसमें तो बहुत एकदम हाईफाई सर्विसेज मिलती है। तो ये हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग रूम्स हो गए, उसमें से माइनस कर देने का डिस्काउंट और रिबेट, ठीक है। उसके बाद ये चीजें ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब में कॉमन है, क्योंकि एक्सपेंस सब में होता है, क्योंकि देखो आईपीडी के जितने भी लोग काम करते होंगे ना आईपीडी में, उसकी सैलरी आईपीडी डिपार्टमेंट के वर्किंग में से लेस होगी, मतलब कैसा, ऐसा लिखा रहेगा सैलरी एंड वेजेस आईपीडी, तो आपको क्या करना, वर्किंग जो बनाओगे ना तो सबके सबकी इनकम लिख देने की, और उसमें से क्या करने का, आईपीडी डिपार्टमेंट के लोगों का सैलरी और वेजेस माइनस कर देने का, उनके एम्प्लॉय बेनिफिट माइनस कर देने के, एनर्जी कॉस्ट माइनस कर देने की, मेंटेनेंस चार्जेस माइनस कर देने, मार्केटिंग एक्सपेंसेस माइनस, ओवर टाइम माइनस, और अदर एक्सपेंसेस माइनस। देखो हर किसी में ये चीजें कॉमन है, तो ये आखिरी वाला तो याद नहीं करना है, वो तो आपको दिया ही होगा क्वेश्चन में कि भाई ये सैलरी एंड वेजेस जो है ना वो रेडियोलॉजी वालों का है, इस तरीके से। समझ में आया देवांशी? हाँ, ऐसे देखो ओपीडी डिपार्टमेंट आया, ओपीडी में क्या क्या होता है देखो समझ लो। ओपीडी डिपार्टमेंट जो होता है उसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें रूम वगैरह नहीं होंगे, कंसल्टिंग चार्जेस होगा, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना चेकअप कंसल्टिंग करवाने, वैसा। डे केयर ट्रीटमेंट, एक दिन का ट्रीटमेंट होगा कोई पूरा, फिर इन्वेस्टिगेशन रेफरल होगा, ठीक है, उसके बाद हेल्थ चेकअप होगा, फिर इम्यूनेशन इम्यूनेशन होगा, और फिर होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब पता चलता है ना, दिमाग का जिसको प्रॉब्लम होता है थोड़ा, मतलब मेंटली इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो लोग लेते हैं साइकोथेरेपीज, ठीक है ना, साइकेट्रिस्ट के पास। अब इसमें भी अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर भी क्या है, वो कॉमन चीजें तो वही है, वहां के लोगों का सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट वो सब इसमें से माइनस होगा, तो हर डिपार्टमेंट में ये चीजें सेम रहेगी, ओवर टाइम वगैरह, ठीक है।
तो ये 2 डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ऊपर जाऊँ, रेडियोलॉजी, मैंने रेडियोलॉजी में आपको फिक्स नाम बता दिए थे, मशीन्स और जो वो होती है ना, मशीन्स के थ्रू चेकअप अपना होता है, उसको अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें देखो डिजिटल एक्सरे लाइक आईवीपी, आरजीयू, एमसीयू, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, पता है ना, पेट के अंदर सर्जरी चीरफाड़ करे बिना अगर जानना हो क्या हुआ था, अल्ट्रासोनोग्राफी यूज करते हैं। फिर आता है सबस्ट्रैक्टिक्स, डिजिटल सब सबट्रैक्टिक एंजियोग्राफी, ठीक है। सीटी स्कैन, एमआरआई, इनके फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको इससे पता ही चल जाएगा कि ये एंजियोग्राफी वगैरह जो है ये सब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का इनकम है। उसमें से उनके टोटल मारने के बाद, डिस्काउंट और रिबेट लेस करने के बाद जो भी इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगी, उसमें से इनके एक्सपेंस लेस कर देना। फिर इसके बाद पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में देखो क्या क्या टेस्टिंग होती है। ब्लड बैंक होता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर टिश्यूज, फिर आता है मिनी एपीआई, इम्यूलेट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम प्लाज्मा टेस्टिंग, टिश्यू टेस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गए 4। तो यहाँ से ही पता चल जाता है पैथोलॉजी में क्या क्या आता है। और आपको इतना डिटेल में जरूरत नहीं, आपको एमसीक्यू के पर्पस के लिए याद रखना है कि इसमें क्या आता है, बस ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो, बाकी सब तो देखो सब में सेम है। अब आता है 5वें नंबर पे फार्मेसी। फार्मेसी में कुछ नहीं आता है, फार्मेसी में सिर्फ दवाइयाँ। देखो सिंपल, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मेडिसिन, अलग अलग दवाइयाँ बेचने से जो मिला वो दवाइयाँ, मतलब फार्मेसी। ड्रग्स, दवाइयों को ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आता है, ये अलग चीज है, ये इनकम वाला डिपार्टमेंट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। हॉस्पिटल का ऑफिस चलाना है या हॉस्पिटल रन करना है, तो जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंटरनेट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, लीगल फीस, सेमिनार एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट, इतनी चीजें आती है, ठीक है। तो अब कल हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ तुमको। कल हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये और ये, थोड़ा पीछे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ तक, ये इलस्ट्रेशन 2 ये वाला नहीं, ऊपर ऊपर का खाली एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये बाकी सॉल्व करके दिए हुए हैं, ठीक है। वो भी मैं शेयर कर चुका हूँ, ग्रुप के अंदर है। अगर एडवांस में करने की इच्छा हो तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो दिया है ना, इसको रिफर करना और फिर 1 करना, एग्जाम्पल नंबर 1 तो आ जाएगा। और अगर नहीं करना है तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 करवाऊंगा, फिर कल देख लेना इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 वो सब सॉल्व करके अंदर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा कल। एनी हाउ आपका ये वाला जो यूनिट है, उसका ये टॉपिक जो है हेल्थ केयर सेक्टर की सर्विसेज का, उसका अकाउंटिंग, वो हमारा खत्म हो जाएगा, जिसमें हम कल 4 रेशियो है, कॉस्टिंग के रेशियो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है अभी तो पूछ लो, और अदरवाइज आज बैठना, जो मैंने पढ़ने के लिए दिया है थोड़ा, वो तो देखो खुद करना थोड़ा, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ने से समझ में आ जाएगा, इसलिए वो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। चलो, कुछ पूछना है देवांशी, रेशु, कोई डाउट हो तो बता दो। आराम से पढ़ो, कॉलेज का और ये दोनों सेम है तुम लोगों का, जरा भी डिफरेंस नहीं है। कॉलेज वाले में सिर्फ थियरी थियरी दी है, इसमें थियरी विद प्रैक्टिकल है अपने पास, ठीक है ना। और जिसके पास कॉलेज के एमसीक्यू है वो भी दे देना ये। हाँ